धरती आबा बिरसा मुंडा की महागाथा एक गहरी और प्रभावशाली कहानी है जो उस दौर की है जब भारत में अंग्रेजों के बूटों की छाप गहरी होती जा रही थी। यह कहानी छोटा नागपुर के घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों की लहरों में एक खामोश सुगबुगाहट के साथ शुरू होती है। साल था 1875, जब उली हातू गांव की मिट्टी ने बिरसा नाम के एक बालक को जन्म दिया। उसके जन्म का दिन बृहस्पतिवार था, इसीलिए उसका नाम बिरसा रखा गया। बचपन गरीबी में गुजरा, पर उसकी आंखों में एक खास चमक थी। भेड़ें चराने और बांसुरी बजाने में उसकी रुचि थी। कहते हैं जब बिरसा बांसुरी बजाता तो जंगल के परिंदे भी रुक जाते और हवाएं थम जाती थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा कौंधता था, यह जंगल हमारा है, यह जमीन हमारी है, तो फिर ये देखो बाहरी लोग और अंग्रेज सरकार क्यों कर रहे हैं। उस दौर में स्थितियां बहुत कठिन थी। 1894 के वन अधिनियम ने आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। जंगल, जो उनकी पहचान और आजीविका थे, अब अंग्रेजों की संपत्ति बन चुके थे। इस परिवेश ने बिरसा को शिक्षित करने का जज्बा दिया। चाईबासा के एक मिशनरी स्कूल में दाखिला हुआ, जहां उसका नाम बिरसा डेविड रखा गया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि मिशनरी केवल शिक्षा नहीं दे रहे, बल्कि स्थानीय संस्कृति को कमजोर भी कर रहे हैं। एक दिन स्कूल में एक पादरी ने मुंडा संस्कृति का अपमान किया। बिरसा का स्वाभिमान जाग उठा। उसने बिना किसी डर के इसका विरोध किया और स्कूल छोड़ दिया। अब वह केवल बांसुरी बजाने वाला बालक नहीं रहा, वह युवा हो चुका था, जिसमें अपने समाज की बेड़ियों को देखने की क्षमता थी। जमींदार उनकी पुश्तैनी जमीनें हड़प रहे थे और अंग्रेज कानून के नाम पर आदिवासियों को उनके ही घर से बेदखल कर रहे थे। यही से उसके मन में क्रांति का बीज अंकुरित हुआ। 1895 तक बिरसा जननायक के रूप में उभरे थे। एक चमत्कारिक घटना के बाद यह चर्चा फैल गई कि ईश्वर की विशेष कृपा उन पर है। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, नशाखोरी और कुरीतियों पर प्रहार किया और मुंडा समाज को अपनी जड़ों की ओर लौटने का आह्वान किया। धरती आबा के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने ऐलान किया कि अब महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। एक खुली बगावत के रूप में बिरसा ने लोगों को टैक्स न देने के लिए भी प्रेरित किया। अंग्रेजों ने इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखा और बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। वह 2 साल के लिए हजारीबाग जेल भेजे गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने आग को बुझाने के बजाय उसे और भड़काने का कारण बना। 1897 में जेल से बाहर आने के बाद बिरसा ने मुंडा योद्धाओं को संगठित किया और उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उलगुलान यानी महाक्रांति का शंखनाद 24 दिसंबर 1899 को हुआ, जब बिरसा के नेतृत्व में मुंडा योद्धाओं ने पुलिस थानों और सरकारी ठिकानों पर हमले शुरू किए। जनवरी 1900 में दोम्बारी पहाड़ी मुंडा विद्रोहियों का मुख्य गढ़ बन गई थी। जब ब्रिटिश सेना ने उस पहाड़ी को घेर लिया तो मुंडा योद्धाओं ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अत्याधुनिक राइफलों के सामने उनकी लकड़ी के धनुष की ताकत को आजमाया गया। उस दिन दोम्बारी पहाड़ी की मिट्टी खून से लाल हो गई, लेकिन बिरसा अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। बिरसा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम और लालच का सहारा लिया। फरवरी 1900 में जब बिरसा थकान मिटाने के लिए सो रहे थे, तब कुछ स्थानीय मुखबिरों ने उनकी सूचना अंग्रेजों को दे दी। गिरफ्तार होने के बाद उन्हें रांची की सड़कों पर दिखाया गया ताकि जनता के मन में खौफ पैदा हो सके। लेकिन लोगों की आंखों में खौफ नहीं, बल्कि अपने नायक के प्रति सम्मान था। 9 जून 1900 को बिरसा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में अपनी अंतिम सांस ली। बिरसा का शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। उनके बलिदान ने ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर कानूनी रोक लगाई। आज भी जब छोटा नागपुर की पहाड़ियों में हवाएं चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे बिरसा की बांसुरी और उनकी क्रांति का स्वर गूंज रहा हो। बिरसा मुंडा का नाम
भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और हमेशा रहेगा।